नमस्ते साथियों, झुंझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि हम 4th ग्रेड के लिए हर दिन हिंदी क्लास चला रहे हैं ना। 6 बजे शाम में आपको क्लास मिल जाया करती है, जिसमें कि जैसे पेपर में प्रश्न आने वाले हैं उसी के आधार पर जितने भी टॉपिक है सभी क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ और आपको एकदम पूरे जो मॉडल पेपर होता है ना उसी की तरह एकदम प्रश्न तैयार करके यहाँ पे आपको बताता हूँ। और साथ में क्या होता है कि हफ्ते में या फिर 8-9 दिन में क्या करते हैं कि हम एक मैराथन क्लास भी करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास क्या प्रश्न है। देखिए, परा उपसर्ग नहीं है, वो आपको बताना है कि इसमें से परा उपसर्ग किसमें नहीं है ना। तो ये जो है पराधीन, ये जो शब्द है पराधीन है ना। क्या है ये? पराधीन है, पराधीन शब्द है। ठीक है, पराभव, परामर्श, पराजय सब में हमको परा दिख रहा है, ये इसमें से किसमें नहीं है तो आपको बताना है। जैसे कि हम देखेंगे पराजय, ये शब्द क्या हो जाएगा? परा और जय बिल्कुल टूट जा रहा है। यहाँ परा क्या है? उपसर्ग है। इस शब्द को हम देखेंगे तो परा और मर्श ये भी बिल्कुल सही तरीके से टूट जा रहा है, तो यहाँ भी परा उपसर्ग है। ये हम देखेंगे परा और भाव, तो ये भी देखेंगे तो यहाँ भी क्या है? परा उपसर्ग है। और किसमें नहीं है? तो इसमें नहीं है, फर्स्ट वाले में। तो हमारे पास सही हो जाएगा। कैसे? ये जो पराधीन शब्द है ये बना है पर अधीन से। ठीक है, अगर आप परा करोगे तो पराग से इसमें अर्थ नहीं लिखेगा। पराधीन का अर्थ होता है किसी पे अधीन होना, दूसरे पर अधीन होना, है ना। तो पर मतलब दूसरे पर अधीन होना, ये पराधीन हो जाता है, मतलब दूसरे के अधीन होना, ये क्या हो जाता है? पराधीन। तो यहाँ पे दीर्घ संधि हुई है। ठीक है, दीर्घ स्वर संधि हुई है। तो यहाँ पे क्या है? पर है, और पर क्या है? शब्द है, उपसर्ग नहीं है। ठीक है, तो यहाँ परा उपसर्ग है तीनों में, इसमें परा उपसर्ग नहीं। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए, ये हमारे पास में टेस्ट सीरीज है चतुर्थ श्रेणी के लिए। आपको टोटल 15 टेस्ट मिलने वाले हैं, कोई 45 रुपए में। साथ में आपको क्या मिलेगी? फ्री नोट्स भी मिल जाएगी, और नवीनतम सिलेबस जो रहेगा उसके आधार पर प्रश्न रहेंगे। साथ में जो पुराने परीक्षा में आए हैं वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे, ताकि आपको लेवल पता चल जाए। और 15 टेस्ट मिल जाएगी आपको। अगर आपको चाहिए किसी को तो आप क्या करें, इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं ना। यह है व्हाट्सएप नंबर, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं, तो आपको जानकारी मिल जाएगी कैसे क्या करना है। ठीक है, और आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, सत्याग्रह जो शब्द है इसका संधि विच्छेद बताना आपको। क्या हो जाएगा इसका संधि विच्छेद? क्या हो जाएगा? सत्य और आग्रह हो जाएगा क्या? नियम से तो देखेंगे तो यहाँ का और यहाँ का मिलके आ होता है, लेकिन सत्य के साथ इसका नहीं होगा। ठीक है, सत्य आग्रह तो बिल्कुल नहीं बनेगा ये। सत्य और आग्रह, तो यहाँ पे सत्य है, और सत्याग्रह का अर्थ होता है जो सत्य के लिए आग्रह करते हैं ना। तो सत्य का इसमें का मिल जाएगा, और आग्रह, आग्रह का यहाँ पे आ मिल जाएगा। तो नियम से क्या बन जाएंगे? दोनों आ बन जाएंगे। और जहाँ आ जाता है, बड़ी ई आ जाती है, बड़ा ऊ आ जाता है, ये सब किसके हो जाते हैं? ये हो जाते हैं दीर्घ स्वर संधि। ये दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, देखिए इसको इतना इजी नहीं समझना है आपको। जो लेवल है परीक्षा का उस लेवल के अनुसार प्रश्न बिल्कुल सही है। क्या होता है कि हम कहीं यहाँ पे भी अटक जाते हैं, यहाँ भी अटक जाते हैं, और शब्द भी हमने देखा है व्यंजन संधि में, तो यहाँ भी हम गलती कर सकते हैं। तो ऑप्शन इस प्रकार से मिल जाते हैं कि थोड़ा टफ हो जाता है प्रश्न, है ना। तो यहाँ पे जो सही होगा वो क्या होगा? सत्य और आग्रह के साथ में होगा। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए, पूजनीय में प्रत्यय बताना है आपको। अब बताइए इसमें क्या प्रत्यय हो सकता है? पूजनीय में ये प्रत्यय होगा, या नीय, या फिर अनीय, या फिर यह प्रत्यय, क्या होगा इसमें? तो हम जो मूल शब्द निकालने की कोशिश करेंगे
तो मूल शब्द क्या निकाल सकते हैं हम, पूज। ठीक है, उसके बाद में नी ये निकालेंगे तो नीय तो नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या जुड़ा होता है, अनीय। अब यहाँ पे आप मत सोचना कि यहाँ का और यहाँ का मिलकर आ हो जाना चाहिए था, तो पूजनीय होना चाहिए था। जब प्रत्यय जुड़ता है तो उसमें संधि नहीं होती है। और जो मूल शब्द अगर हम इसको देखें तो मूल शब्द क्या हो जाता है, जो धातु होती है वो क्या होती है, पूज होती है। ठीक है, तो इसमें जुड़ जाता है अनीय। तो आपके पास में दो ऑप्शन है, तब आप इसको सही मानोगे, है ना। और अनीय इसमें जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पूज के साथ भी बिल्कुल सही बैठता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो पूज और अनीय मिल जाएगा तो हो जाता है पूजनीय, जो सही हो जाएगा हमारे पास में थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। देखिए मैं इसमें और आपको बता देता हूँ। अगर से आपको मिल जाए पाणिनि, पाणिनि, इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो ये शब्द है, मूल शब्द है पाणिनि, और इसमें जो प्रत्यय है वो है ई। ठीक है, भाई अगर आपको दिख जाए श्रवणीय, इसमें क्या प्रत्यय है, तो ये जो मूल शब्द है श्रु है, जिसका अर्थ होता है श्रवण, मतलब सुनना, है ना। और इसमें जो प्रत्यय है अनीय है, और जब यहाँ जुड़ेगा तो ये जो ऊ है, ऊ किसमें बदलता है, व में बदल जाता है, तो जाएगा श्रवणीय हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मूल शब्दों का अगर पता होगा तभी आप प्रत्यय निकाल सकते हो। ठीक है, वैसे ही एक शब्द जो कि बहुत गलती करते हैं हम लोग, स्वस्तिक, तो इसमें क्या प्रत्यय होगा, मैं आपको ऑप्शन देता हूं। एक हो जाएगा ईक, दूसरा हो जाएगा स्तिक, तीसरा हो जाएगा स्व, चौथा हो जाएगा क। क्या होगा, तो बहुत से लोग क्या करेंगे, कहेंगे कि इसमें ईक दिख रहा है तो ईक हो जाएगा, फिर हम ईक निकाल लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में, स्वस्थ। ये तो नहीं होता है। ठीक है, कोई शब्द ही नहीं होता है। ये किससे बना है ये आपको देखना है, क्योंकि आपको पता अगर ईक प्रत्यय जुड़ता है तो सामने वाले स्वर में क्या होता है, वृद्धि हो जाती है। अगर ईक जुड़ेगा तो ये क्या होना चाहिए था, स्वास्तिक होना चाहिए था। तो आपको शब्द शुद्धि में भी याद रखना है कि स्वास्तिक शब्द गलत है ना, स्वस्तिक सही होता है। क्या होता है, स्वस्तिक। आप ये मत सोचना कि ईक प्रत्यय लगा है तो यहाँ पे स्वस्तिक हो गया। ठीक है, ये वर्तनी अगर आए तो अशुद्ध वर्तनी। मैं आपको क्या समझाता हूँ, सुउपसर्ग होता है और अस्थि शब्द होता है मूल, तो इसमें संधि होंगी तो ये क्या बन जाएगा, स्वस्ति बन जाएगा। और स्वस्ति बन गया तो अब इसमें क्या करेंगे, क प्रत्यय जोड़ देते हैं। तो क प्रत्यय जोड़ने से क्या हो जाता है, स्वस्तिक क। तो इसमें ईक प्रत्यय नहीं है। अगर आपसे पूछे कि प्रत्यय क्या है तो क प्रत्यय है, उपसर्ग क्या है तो सु है, और मूल शब्द क्या है, अस्थि है। ठीक है, तो इस प्रकार से चलिए आगे हम देखेंगे। भाववाचक संज्ञा बताना आपको कि भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो पेड़ तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, इसको छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। भाववाचक क्या होती है, जिनको हम टच नहीं कर सकते, है ना, चख नहीं सकते, खा नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, वो होती है। तो पेड़ को तो हम देख सकते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पुस्तक भी वैसे ही है, ये भी क्या हो जाएंगे, जातिवाचक संज्ञा। पढ़ाई, तो पढ़ाई को आप देख सकते हो, क्या आप किताब देख सकते हो, है ना, किसी लड़के को पढ़ते हुए देख सकते हो, तो लड़के को देखोगे, किताब को देखोगे, पढ़ाई को नहीं। तो पढ़ाई क्या है, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये पूछता है ना पढ़ाई कैसी चली है, तो आप उसको कुछ दिखा सकते हो कि इस प्रकार चल रही है, नहीं। आपसे पूछे कि पुस्तक कहाँ है, पुस्तक कैसी है, तो आप दिखा दोगे कि हाँ इस कंडीशन में है। लेकिन पढ़ाई आप नहीं दिखा सकते हो। तो पढ़ाई क्या है, इसको अनुभव कर सकते हैं, देख नहीं सकते, तो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और रजाई देख सकते हैं, ओढ़ सकते हैं, है ना, उसको फाड़ सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास में, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। क्योंकि अनेक है दुनिया में, और जो चीज अनेक होती है तो वो जातिवाचक में जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न जो है हमारे पास सर्वनाम से है।
इसमें है मुझे सर्वनाम है। जो मुझे है ये कौन सा सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का, मध्यम पुरुष का, अन्य पुरुष या फिर प्रश्नवाचक। तो मुझे से प्रश्न तो बनता नहीं है, ठीक है। और ये उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये किसके भेद है? यह है पुरुषवाचक के। ठीक है, तीनों भेद किसके? पुरुषवाचक के। तो उत्तम पुरुष में जो कर्ता होता है, जो स्वयं कहता है ना, वो होता है। तो मुझे, मैं, ये उत्तम पुरुष हो जाएगी। मध्यम पुरुष जिसके साथ बात करते हैं, जो अगर श्रोता है तो वो हो जाता है तुम हो गया, है ना, या फिर तू हो गया। ये किस में आ जाता है? ये आ जाता है मध्यम पुरुष में। अन्य पुरुष में वह हो जाएगा, ठीक है, जो अन्य व्यक्ति होता है। जो दो लोग आपस में बात करते किसी तीसरे की, तो वो होता है अन्य पुरुष हो जाता है। तो हमारे पास जो मुझे शब्द है ये सर्वनाम है, ये कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष सर्वनाम हो जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए, सर्वनाम के बारे में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ कि जो सर्वनाम के भेद होते हैं वो कितने होते हैं? 6 होते हैं। अगर आपसे पूछे कि सर्वनाम की संख्या कितनी है, मतलब सर्वनाम की संख्या कितने सर्वनाम है, तो 11 सर्वनाम है। अगर आपसे पूछे कि पुरुषवाचक, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद, इसके भेद आपसे पूछ ले तो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, है ना। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। और सर्वनाम के भेद जो 6 भेद है वो कौन कौन से है? कमेंट में आप मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए, ये जो प्रश्न है हमारे पास में, राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें आपको क्रिया बताना है। सकर्मक, अकर्मक, संयुक्त, द्विकर्मक, कौन सी क्रिया है ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे पढ़ी क्रिया है, राम करता है। अब दोनों को, राम ने पढ़ी, क्या पढ़ी? तो उसके लिए हमारे पास में कर्म मिल रहा है, मतलब कि हमको आंसर मिल जा रहा है पुस्तक। तो पुस्तक क्या है? कर्म है। अब जो कर्म जिसमें उपस्थित होता है वो सकर्मक होती है, अकर्मक जिसमें क्रिया ना हो, ठीक है। जैसे राम रोया, तो रोना क्रिया हो जाती है, राम करता, इसमें और कुछ है क्या? नहीं है, मतलब कि वो क्या हो जाएंगी? अकर्मक होंगी। लेकिन यहाँ राम ने पुस्तक पढ़ी, तो क्या पढ़ी? पुस्तक, तो ये हमारे पास में सकर्मक हो जाएगी। चलिए आगे हम देखते हैं। देखिए, शर्मिला विशेषण है। जो शर्मिला शब्द है वो विशेषण का कौन सा रूप है, कौन सा भेद है, ये आपको बताना है। तो क्या संख्या को दर्शाता है? नहीं दर्शाता, मतलब संख्यावाचक नहीं है। परिमाण को दर्शाता है क्या? बिल्कुल नहीं, तो ये भी नहीं हो जाएगा। प्रविशेषण है क्या? नहीं। प्रविशेषण क्या होता है? जो विशेषण की विशेषता बताए, है ना, विशेषण की विशेषता, उसको क्या कहते हैं? हम प्रविशेषण। जैसे कि गाय अधिक दूध देती है। देखिए, इसमें आपको समझना पड़ेगा, यहाँ बहुत से लोग गलती करते हैं ना। इसमें अगर आपसे पूछा जाए कि विशेषण और विशेष्य क्या है, तो बहुत से लोग गाय को क्या करेंगे? विशेष्य मान लेंगे। यहाँ गाय की कोई विशेषता बता रहा है क्या? नहीं। विशेष्य वो होता है जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो अधिक क्या है? विशेषण है। क्यों? क्योंकि दूध की विशेषता बता रहा है। तो अधिक क्या हो जाएगा? अधिक हमारे पास में विशेषण हो जाएगा। वही हम दूध की बात करें तो दूध क्या हो जाएगा? अभी इसकी विशेषता बता रहा है तो दूध क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा यहाँ पे विशेष से। अब जो गाय है वो क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। ये हो गया। अगर यहाँ वाक्य में होता गाय बहुत, यहाँ पे आ जाता बहुत अधिक दूध देती है, तो देखो दूध की विशेषता तो अधिक बता रहा, तो विशेषण हो गया। और विशेषण की विशेषता कौन बता रहा है? बहुत। तो बहुत यहाँ क्या हो जाएगा? बहुत यहाँ पे हो जाएगा प्रविशेषण, जो विशेषण की विशेषता बता रहा है, ठीक है। तो जो हमारे पास शर्मिला शब्द है,
ये जो विशेषण है वो कौन सा है? गुणवाचक विशेषण है। चलिए आगे हम देखेंगे। देखिए, राधा ने खाना पकाया, इसमें कौन सा काल? सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूत, संदिग्ध भूत या फिर पूर्ण भूत? तो क्या होगा? देखिए, अगर यहाँ पे होता राधा ने खाना पकाया था, अगर था लग जाता तो ये क्या हो जाता? पूर्ण भूत हो जाता। तो तब हम ये आंसर करते, तो ये वाला वाक्य हमारे पास क्या हो जाएगा? पूर्ण भूत हो जाएगा। भाई अगर हम देखें राधा ने खाना पकाया तो ये क्या है? भूतकाल की बात है। और कैसा भूत? तो एकदम सामान्य भूत है ना, इसमें कोई ना आसन्न है ना अपूर्ण है, ठीक है, ना पूर्ण है, तो यही हमारे पास में आंसर हो जाएगा। अगर अपूर्ण भूतकाल कैसे बनता है इसका? ये होता राधा खाना पका रही थी, तो थी से हमको पता चलता है कि भूतकाल की बात हो रही है। और यहाँ क्या बोल रहे हैं? पका रही थी, मतलब कार्य चल रहा था, तो अपूर्ण भूत हो जाता है ये हमारे पास हो जाता अपूर्ण भूत, ठीक है। संदिग्ध भूत क्या बनता है इसका? राधा ने ये हो सकता है, राधा ने शायद खाना पकाया होगा, ठीक है। ये पकाया था, है ना, शायद पकाया था, इस प्रकार से भी हो सकता है ना, कि उसने शायद खाना पकाया होगा, उसमें भी संदिग्ध हो रहा है, संदेह आ रहा है, तो इस प्रकार से। तो यहाँ आप समझेंगे कि यहाँ पूर्ण भूतकाल नहीं है। बहुत से लोग क्या कंफ्यूज हो जाएगा यहाँ पे कि पूर्ण भूत होगा या फिर सामान्य भूत, ठीक है। तो यहाँ पे पूर्ण भूत के लिए था लगा होना जरूरी है। अगर राधा ने खाना पकाया तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में? सामान्य भूत हो जाएगा। चलिए अगला हम देखेंगे। आपको बताना है तद्भव शब्द है, इसमें से तद्भव शब्द कौन सा है? तो हो जाएगा मिष्ठान। तो ये क्या है? इसमें संधि है, और जो संधि वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। मिष्ट और अन्न से बना है ये हो जाता है मिष्ठान। और आपको यही पे चीज याद रखना है, अगर इस प्रकार से लिखा है, मिष्ठान लिखा है, तो ये अशुद्ध वर्तनी है ना, क्योंकि ठ नहीं होगा, ट होगा यहाँ पे। तो मिष्ठान क्या है? तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या हो जाएगा? मिठाई हो जाएगा, ये इसका तद्भव हो जाएगा। क्षीर क्या है? तत्सम शब्द है, इसका जो तद्भव बनेगा वो क्या बनेगा? खीर बन जाएगा। फिर हमारे पास हो जाएगा तद्भव शब्द। पुष्कर जो है तत्सम शब्द है, ये पोकर हो जाता है ना, तद्भव रूप इसका। भाई हम देखेंगे प्रगट, तो प्रगट क्या हो जाएगा? तत्सम हो जाएगा, ये तद्भव है ना, यही हमारे पास सही है, ये जो है तद्भव है, ठीक है। इसका जो तत्सम बनेगा वो क्या बनेगा? प्रकट, ये तत्सम शब्द है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। तद्भव शब्द कौन सा है? प्रगट है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो आपको बताना है विदेशी शब्द नहीं है, इसमें से विदेशी शब्द कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। रास्ता विदेशी शब्द है, अमरूद भी विदेशी है, आसमान भी विदेशी है। अरे तीनों कौन से हैं? ये फारसी भाषा के, ठीक है, यह है हमारे पास में फारसी शब्द है। अब जो लोटा है ये हमारे पास सही आंसर हो जाएगा। जो लोटा शब्द है वो क्या है? देशज शब्द है, ठीक है, विदेशी नहीं है ये हमारे पास में। लोटा जो है देशज शब्द है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। मीन का पर्यायवाची बताना आपको कि मीन का जो पर्यायवाची है क्या है। तो सीखी क्या हो जाएगा? सीखी किसको कहते हैं? आपने मोर देखा होगा तो उसपे ऐसे ऊपर ये होती है ना सिखाए, तो इस कारण उसको क्या कहते हैं? सीखी कहते हैं।
तो ये किसका पर्याय बच्चे? मोर का है। सापक, सापक कोई शब्द नहीं होता है ना, ये कोई शब्द ही नहीं होता है, ठीक है। अगर सावक होता तो शब्द हो जाता, जो शेर के बच्चे होते हैं उसको सावक कहते हैं, ठीक है। विभावरी किसका हो जाता है? रात्रि का हो जाता है। मत्स्य, मत्स्य किसको कहते हैं हम? मीन को कहते हैं।